So today we are going to discuss that how drugs they produce their mechanism of action by interacting with receptors. Okay. Now the drugs they can interact with receptors in what? In agonistic manner. Now what is meant by this agonistic manner? Agonist होने का क्या मतलब है? अब जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर। जैसे बीटा रिसेप्टर्स की हम एग्जांपल लेते हैं। अब बीटा रिसेप्टर्स जो हैं उनका जो नेचुरल केमिकल मीडिएटर है, नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है? एपिनेफ्रीन है। ठीक। अब हमारे पास थेराप्यूटिक्स में बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं ऐसी जो कि क्या करती हैं, बीटा रिसेप्टर्स का साथ इंटरेक्ट करती हैं और सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो कि एपिनेफ्रीन जब बीटा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है तो वो प्रोड्यूस करती है। तो जो ड्रग है दैट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर बाइंडिंग टू रिसेप्टर, just like the natural neurotransmitter or the natural component, it is called as what? It is called as agonist. अब जब हम एगोनिस्ट की बात करते हैं तो एगोनिस्ट की एफिनिटी भी रिसेप्टर्स के साथ बहुत अच्छी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। जैसे हम एपिनेफ्रीन एज ड्रग भी देते हैं और एड्रेनलिन एज ड्रग भी देते हैं। तो एपिनेफ्रीन की जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनके साथ एफिनिटी भी बहुत अच्छी है और क्या है, उनके साथ इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी बहुत हाई है। अब जो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, ऑल्टर करती हैं फिजियोलॉजी ऑफ सेल को बाय बाइंडिंग टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं या फिर जो सेल के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ड्रग्स उनके साथ बाइंड करके क्या प्रोड्यूस कर सकती हैं? एगोनिस्टिक एक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा? लेट से हम बीटा रिसेप्टर्स की एग्जांपल लेते हैं। तो बीटा रिसेप्टर्स के साथ जब ड्रग्स बाइंड करती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? लेट से हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स के साथ एज अ ड्रग एपिनेफ्रीन बाइंड कर रही है। तो नेचुरली भी जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है? एपिनेफ्रीन है। तो वो जब बीटा रिसेप्टर्स के साथ हार्ट के सरफेस पे बाइंड करता है तो वो क्या कॉज करवाता है? टेकिकार्डिया। इन द सेम वे जब हम एपिनेफ्रीन को एज ड्रग देते हैं तो क्योंकि एपिनेफ्रीन क्या है? एक एगोनिस्ट है, उसकी क्या है? एगोनिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। तो वो भी जब बाइंड करेगी रिसेप्टर्स के साथ, बीटा रिसेप्टर्स के साथ, तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगी? स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट, दैट इज सीन एज व्हाट? दैट इज सीन एज टेकिकार्डिया। ओके। नाउ लेट्स डिस्कस एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट क्या करता है? एंटागोनिस्ट जो नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर, नेचुरल केमिकल मीडिएटर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के, वो उस इफेक्ट को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। अब अगर एंटागोनिस्ट अपनी तरफ से कोई नया इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, वो सिंपली क्या करता है, जो ऑन गोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट, वो उसको क्या कर देता है? उसको ब्लॉक कर देता है। तो उस ड्रग को हम क्या कहेंगे? एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट बीटा रिसेप्टर्स की एग्जांपल लेके हम डिस्कस करते हैं प्रोप्रेनोलोल को। अब बॉडी क्या कर रही है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई में सिक्रीट कर रही है एपिनेफ्रीन। वो एपिनेफ्रीन हार्ट के ऊपर जाके बीटा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टेकिकार्डिया। अब अगर उस पेशेंट को हम क्या देंगे? प्रोप्रेनोलोल देंगे, तो प्रोप्रेनोलोल क्या करेगा? इन प्लेस ऑफ एपिनेफ्रीन जाके बाइंड करेगा किसके साथ? बीटा रिसेप्टर्स के साथ। बीटा रिसेप्टर से वो एपिनेफ्रीन को डिस्प्लेस करेगा और खुद बाइंड होगा। और खुद बाइंड होने के बाद क्या करेगा? जो एपिनेफ्रीन ने स्टिमुलेट किया था बीटा रिसेप्टर्स को, उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ठीक। तो उसका जो है एंटागोनिस्ट का अपना कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन जो नेचुरली न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल मीडिएटर का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था उसको इसने क्या कर दिया? एंटागोनिस्ट ने कैंसिल कर दिया। अब कल हुजैफा ने एक मैसेज किया था कि व्हाट विल हैपन कि अगर हम एक पेशेंट को एगोनिस्ट, एक रिसेप्टर का और एंटागोनिस्ट एट द सेम टाइम दे दें। एक तो चीज होती है जिसको हमने कंसिडरेशन में रखना होता है। उसमें पहली चीज आपने ये देखनी होती है कि अगर हम किसी का कोई क्वेश्चन। ओके। अब इसमें हमने एक चीज ये कंसिडर करनी होती है कि अगर हम दो ड्रग्स ऐसी मौजूद है बॉडी में, एक ड्रग का एगोनिस्टिक इफेक्ट है और दूसरी ड्रग का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, तो पहले तो हमने ये देखना है कि उनमें से पहले ड्रग कौन सी गई है। लेट से इसी एग्जांपल को हम देखते हैं कि एक पेशेंट है, वो ब्लड प्रेशर के लिए क्या ले रहा है? वो ब्लड प्रेशर के लिए प्रोप्रेनोलोल ले रहा है। ठीक। अब उस पेशेंट को अचानक से एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ उसको। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे पास कौन सी ड्रग है? एपिनेफ्रीन है, ड्रग ऑफ चॉइस। अब उस पेशेंट को जब हम एपिनेफ्रीन
Okay. I don't know. The connection got lost. So can you guys hear me? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, गुड। यस मैम। अब अगर बॉडी पहले से एक एंटागोनिस्ट मौजूद है और हम उसकी जगह क्या, उसके साथ ही बॉडी में क्या कर दें, एक एगोनिस्ट इंजेक्ट कर दें, तो वो एगोनिस्ट के पास रिसेप्टर नहीं होगा बाइंड करने के लिए, क्योंकि पहले से सारे रिसेप्टर्स किसने ऑक्यूपाई किए हुए हैं? एंटागोनिस्ट ने। अब दूसरी चीज ये है कि अगर हम एट द सेम टाइम दे रहे हैं, ठीक, अब जब हम सेम टाइम दे रहे हैं तो फिर हमने ड्रग की क्या करनी है, ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज देखनी है। लेट्स से हम प्रोप्रेनालोल दे रहे हैं पेशेंट को ओरली, और एपिनेफ्रीन क्योंकि क्या है, कैटिकोलामीन इन नेचर है, तो हम ओरली नहीं दे सकते, तो एपिनेफ्रीन हम उसको दे रहे हैं थ्रू आईवी, आईएम और सबकट रूट। अब प्रोप्रेनालोल की एब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके बाद वो पहुंचेगा बीटा रिसेप्टर्स तक। जबकि हम एपिनेफ्रीन कौन से रूट से दे रहे हैं, पैरेंटल रूट से दे रहे हैं, तो पैरेंटल रूट से एपिनेफ्रीन ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। तो जब एक टाइम पे इस तरह के वैसे सर्कमस्टांसेस यूजुअली नहीं होते, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांस है जहां पे सेम टाइम पे पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं, एक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दैट आर एक्टिंग ऑन द सेम रिसेप्टर ड्रग्स दे रहे हैं, तो वहां पे उन ड्रग्स की फिर हमने क्या देखनी होगी, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल देखनी होगी। और जो ड्रग ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है मींस वो ज्यादा जल्दी डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, और वही ड्रग फिर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो अगर उस टाइम पे एगोनिस्ट की एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी हो रही है तो एगोनिस्टिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, और अगर उस टाइम पे एंटागोनिस्ट की एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी हो रही है तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट सेम टाइम पे जाके पहुंचे और वहां पे क्या करें, रिसेप्टर के साथ compete करें। लेट्स से ऐसा भी हो जाए अगर, थेराटिकली, तो हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन करें कि हमने आईवी प्रोप्रेनोलोल भी दे दिया और आईवी ही एपिनेफ्रीन भी दे दिया। अब थेराटिक टेक्निकली कोई ऐसी पैथोफिजियोलॉजी है नहीं जिसमें हमें एट द सेम टाइम एपिनेफ्रीन भी इंजेक्ट करनी पड़ रही है और प्रोप्रेनोलोल भी इंजेक्ट करना पड़ रहा है। लेट्स से फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसा हो गया, ठीक। अब क्या होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स हैं। अब इस केस में प्रोप्रेनालोल की एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सोजीनियस एपिनेफ्रीन, तो प्रोप्रेनालोल के इफेक्ट्स ज्यादा एविडेंट होंगे, ठीक है। तो इस चीज को कि जब भी हम देते हैं, लेट से कॉन्कॉमिटेंटली जा रही है कोई ड्रग, तो उसमें हमने पहले देखना है कि बॉडी के अंदर पहले कौन सी ड्रग पहुंची है, पेशेंट पहले से कौन सा ले रहा था, एंटागोनिस्ट ले रहा था या एगोनिस्ट ले रहा था। अगर एट द सेम टाइम जा रही हैं तो हमने देखनी है ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। तो जिसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल जिस ड्रग की सपोर्ट कर रही है कि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो वाला जो इंटरेक्शन है, तो उसके इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक हो गया? क्लियर? ओके। नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो आता है हमारा, रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट की तो समझ आ गई कि वो जब बाइंड करता है तो वो क्या करता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को क्या कर देता है, उन्हीं को मिमिक करता है। अब इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है कि इनवर्स एगोनिस्ट की फुल एफिनिटी होती है रिसेप्टर के साथ, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो क्या है, वो ऑपोजिट टू दैट ऑफ एगोनिस्ट होता है, ठीक। अब क्या है, अब इनवर्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसको डिटेल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब बेंजोडाइजेपीन्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो बाइंड करते हैं सीएनएस के अंदर बेंजोडाइजेपीन रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। और जब बेंजोडाइजेपीन सीएनएस में बाइंड करते हैं बेंजोडाइजेपीन रिसेप्टर्स के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटी कन्वल्सेंट और एंग्जियोलेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। अब बेंजोडाइजेपीन्स जो ड्रग्स हैं वो बेंजोडाइजेपीन रिसेप्टर्स की क्या हैं, एगोनिस्ट हैं, ठीक। अब उसकी जगह अगर बेंजोडाइजेपीन्स की जगह हम दें बीटा कार्बोलिन्स, अब बीटा कार्बोलिन्स क्या करती हैं, वो इनवर्स एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करती हैं। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा कि वो बेंजोडाइजेपीन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा जस्ट लाइक बेंजोडाइजेपीन्स, लेकिन वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एंजाइटी और कन्वर्जेंस प्रोड्यूस करेगा। ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो बेंजोडाइजेपीन्स प्रोड्यूस कर रही थी। आप एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट का डिफरेंस अंडरस्टैंड करें। एंटागोनिस्ट क्या करता है, जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो जो एगोनिस्ट ने काम स्टार्ट किया होता है उसको वो सिर्फ ब्लॉक कर देता है, ठीक।
लेकिन जब इनवर्स एगोनिस्ट बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, जो लेकिन वो तब क्या करता है, वो जो एगोनिस्ट ने काम स्टार्ट किया होता है उसको रिवर्स कर देता है। ठीक। अब बेंजोडाइजेपिन्स बाइंड कर रही थी बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही थी, एंग्जियोलिसिस। लेकिन जब बीटा कार्बोलीन ने बाइंड किया बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स के साथ, तो उन्होंने क्या कॉज करना शुरू कर दी, एंजाइटी और कन्वर्जन्स। सो वो सारा इफेक्ट जो बेंजोडाइजेपिन्स ने प्रोड्यूस किया था उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। इसीलिए ये ड्रग्स क्या है, इनवर्स एगोनिस्ट। और सिंपली प्रोप्रेनालोल क्या कर रहा था, जो टेकिकार्डिया प्रोड्यूस हो रहा था एपिनेफ्रीन की वजह से, उसको क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। टेकिकार्डिया इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है, जो एगोनिस्ट ने काम किया होता है उसको क्या कर देता है, उसको रिवर्स कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट में क्या फर्क है। ओके। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर, जो कि क्या है, नेक्स्ट टर्म है पार्शियल एगोनिस्ट। अब पार्शियल एगोनिस्ट क्या है, एज द नेम इंडिकेट्स कि है तो ये एगोनिस्ट, लेकिन ये उतने फुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता जितनी नॉर्मल एगोनिस्ट, प्योर एगोनिस्ट प्रोड्यूस करता है। अब इसकी रिसेप्टर के साथ जो है वो बाइंडिंग तो अच्छी है, ठीक है, बाइंड ही कर जाता है रिसेप्टर के साथ, लेकिन ये क्या करता है, ये उतने फुल एक्सटेंट के इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता। लेट से, जैसे हम कहते हैं एपिनेफ्रीन क्या है, एपिनेफ्रीन जो है वो प्योर एगोनिस्ट है। अब एपिनेफ्रीन जब बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, एक बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। उसमें क्या होंगे, सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, साइक्लिक एएमपी एटीपी में कन्वर्ट होगा, और हार्ट बीट क्या होगी, बहुत तेज, सिवियर सिवियर टेकिकार्डिया, 110 120 बीट्स पर मिनट। अब जो हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट हैं, जैसे एस ब्यूटेलोल है, एस ब्यूटालोल क्या करता है, बिल्कुल एपिनेफ्रीन की तरह बाइंड करता है रिसेप्टर्स के साथ। ठीक। और वो क्या करता है, वो हार्ट रेट को स्टिमुलेट तो करता है, लेकिन जितना एपिनेफ्रीन स्टिमुलेट कर रही है ना, जैसे 110 120 बीट्स, उतना नहीं करेगा, 80 बीट्स 90 बीट्स तक करेगा। तो जो पार्शियल एगोनिस्ट के इफेक्ट्स होते हैं वो उतने पोटेंट नहीं होते जितने प्योर एगोनिस्ट के होते हैं। लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट की क्या होती है, एफिनिटी जो होती है वो क्या होती है, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी लेस होती है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू प्योर एगोनिस्ट। ठीक। तो हम जितनी भी कंसंट्रेशन पार्शियल एगोनिस्टिक ड्रग की दे दे, वो मैक्सिमल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेट्स से हमने एस ब्यूटालोल की या पिंडोलोल की 5 मिलीग्राम दी, 5 मिलीग्राम देने के बाद हार्ट रेट बढ़ के 72 से बढ़ के 80 तक हो गया। 10 मिलीग्राम दी तो 80 से मैक्सिमम 85 तक जाएगा। लेकिन अगर हम इसी तरह देखें कि अगर हमने एपिनेफ्रीन के 5 मिलीग्राम्स दिए तो हार्ट रेट पहुंच गया 90 95 तक। अब अगर एपिनेफ्रीन के हमने 10 मिलीग्राम्स दे दिए तो हार्ट रेट क्रॉस कर जाएगा 120। सो जो एगोनिस्ट है वो ज्यादा सिवियर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। पार्शियल एगोनिस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कभी भी प्योर एगोनिस्ट वाले इंटेंसिटी के लेवल पे नहीं पहुंच सकती, इवन एट द मैक्सिमम डोजेस। क्लियर। ओके। Now coming towards the next term, that is called as what? Competitive antagonist. अब कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट का क्या मतलब है, सिंपल टर्म्स में, कि ये एंटागोनिस्ट सेम साइट ऑफ बाइंडिंग के लिए compete करते हैं ऑन द साइड वेयर द एगोनिस्ट इज बाइंडिंग। जैसे नेलेक्सॉन है, नेलेक्सॉन क्या है, नेलेक्सॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है ओपियोइडल रिसेप्टर्स का। अब ओपियोइडल रिसेप्टर्स के ऊपर म्यू रिसेप्टर्स हैं, तो म्यू रिसेप्टर्स के साथ मॉर्फिन जिस साइट के ऊपर बाइंड करती है, लेट्स से मॉर्फिन म्यू रिसेप्टर्स की अल्फा साइट पे बाइंड करती है, तो नेलेक्सॉन भी सेम अल्फा साइट पे ही बाइंड करता है म्यू रिसेप्टर्स की। तो ये क्या होगा कि ये कॉम्पीट करते हैं, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट आपस में कम्पीट करते हैं सेम साइट ऑफ रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। अब कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का क्या फायदा होता है,
कि लेट से मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो गई, मॉर्फिन बहुत ज्यादा अमाउंट में आके क्या हो गई, बाइंड कर गई म्यू रिसेप्टर्स के साथ अल्फा साइट के ऊपर। अब हमें पता है कि मॉर्फिन को कंपटीशन देने के लिए हमारे पास कौन सा एंटागोनिस्ट है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है इन द फॉर्म ऑफ नेलेक्सोन। अब लेट से कि 100 मिलीग्राम ऑफ मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो गई, तो हम उस पेशेंट को 150 मिलीग्राम ऑफ नेलेक्सोन दे देंगे, हायर कंसंट्रेशन में एंटागोनिस्ट दे दिया। अब हायर कंसंट्रेशन में एंटागोनिस्ट देने का क्या मतलब है कि ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नेलेक्सोन प्रेजेंट हैं एट द साइट ऑफ व्हाट, एट द साइट ऑफ म्यू रिसेप्टर्स। अब क्योंकि वो नंबर में ज्यादा हैं तो वो कंपटीशन जीतेंगे फ्रॉम मॉर्फिन, और वो सारे जो नेलेक्सोन के होंगे मेंबर्स, वो क्या करेंगे, वो मॉर्फिन मेंबर्स को किक आउट करेंगे फ्रॉम द म्यू रिसेप्टर्स और खुद बाइंड करेंगे म्यू रिसेप्टर्स के ऊपर, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओवरकम करेंगे मॉर्फिन के इफेक्ट्स को। इसीलिए हमारे पास नेलेक्सोन क्या है कि ये क्या है, एंटीडोट है ओपियोइड ओवरडोज का। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब नॉन कॉम्पिटिटिव जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये जो ड्रग्स हैं ये compete नहीं कर रही सेम साइट के लिए, ये डिफरेंट साइट पे बाइंड करती हैं रिसेप्टर के ऊपर। अब हर रिसेप्टर के ऊपर 3 4 5 6 डिपेंडिंग अपॉन द रिसेप्टर टाइप बाइंडिंग साइट्स होती हैं। अब नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या करता है कि वो किसी दूसरी साइट पे बाइंड करता है जिस साइट पे जो है एगोनिस्ट ने बाइंड नहीं किया हुआ होता। ठीक। अब जब नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बाइंड करता है तो वो क्या करता है, वो एंटागोनिज्म कैसे प्रोड्यूस करता है कि वो बाइंड करने के बाद एक डिफरेंट साइट के ऊपर क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, कन्फर्मेशनल चेंजेस ले आता है रिसेप्टर की सरफेस के ऊपर। जब रिसेप्टर की सरफेस के ऊपर कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं तो फिर वो रिसेप्टर जो होता है वो स्ट्रक्चरली मॉडिफाई हो जाता है और वो रिसेप्टर अवेलेबल नहीं होता फिर एगोनिस्ट से बाइंड करने के लिए। अब ड्रग और रिसेप्टर एक दूसरे से बाइंड क्यों करते हैं, वही वाली बात जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, लॉक एंड की मॉडल। तो स्ट्रक्चर की बेस पे ड्रग और रिसेप्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जब नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस ले आता है रिसेप्टर की सरफेस पे। उन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से फिर क्या होता है, जो बाकी का एगोनिस्ट होता है वो उस रिसेप्टर के साथ उसकी एफिनिटी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, क्योंकि रिसेप्टर की स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ चुकी है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आ चुकी हैं। अब अगर लेट्स से कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, उसने स्ट्रक्चरल चेंजेस कर ली हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के बाद अगर हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को बॉडी से एक्सपेल करवाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है उसकी बाइंडिंग ना रहे रिसेप्टर्स के साथ, तो ऑब्वियसली हमने फिर क्या देना है, एगोनिस्ट देना है। लेकिन एगोनिस्ट कोई काम नहीं कर सकेगा, क्यों, क्योंकि रिसेप्टर की जो है वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुकी है। तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है वो क्या है, वो इरिवर्सिबल है। वंस इट्स डन इट्स डन, और उसके इफेक्ट बॉडी में ज्यादा देर तक रहते हैं, और जब ज्यादा देर तक रहते हैं तो इवन ड्रग जो है वॉश आउट भी हो जाए, लेकिन क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है रिसेप्टर का, तो जब तक सेल अपने ऊपर नए रिसेप्टर्स शो नहीं करेंगे तब तक वो जो एंटागोनिस्ट ने इफेक्ट प्रोड्यूस किए थे वो वैसे के वैसे बॉडी के अंदर शो होते रहेंगे। ओके, क्लियर? ओके। उसके बाद आते हैं हम किसके ऊपर, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट के ऊपर। अब इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, नाम की तरह कि ये तो परमानेंटली बाइंड कर जाते हैं, कोवलेंट बाउंड्स बना देते हैं रिसेप्टर के साथ। और जब ये कोवलेंट बाउंड्स बना देते हैं रिसेप्टर के साथ, तो वो क्या हो सकता है, उनको किसी भी तरह से ओवरकम नहीं किया जा सकता। उनको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि वेट करें बॉडी के अंदर, जब रिसेप्टर्स ज्यादा देर तक ऑक्यूपाई रह जाते हैं इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट के साथ, तो फिर क्या करते हैं, सेल्स नेचुरली आफ्टर 7 डेज 14 डेज, हर रिसेप्टर की अपनी एक टाइम होता है, उसमें फिर वो नए रिसेप्टर्स जो है ना अपने ऊपर एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट के इफेक्ट्स इवन मोर लॉन्गर प्रिवेल करते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू द नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ओके। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं रिसेप्टर फैमिलीज को। ठीक। अब रिसेप्टर्स हमारे पास मेनली थेराप्यूटिक्स में जब हम डिस्कस करते हैं तो मेन 4 फैमिलीज हैं हमारे पास रिसेप्टर्स की। फर्स्ट फैमिली है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, सेकेंड फैमिली है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, थर्ड है एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स, एंड फोर्थ है रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशंस। अच्छा,
अब इनमें जर्नल जो डिफरेंसेस हैं और इनके जो इफेक्ट्स हैं और इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और ये वाली जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें अगर हमें समझ आ जाए ना, तो थेराप्यूटिक्स की बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाती हैं। और ये वाली चीज़ें बेशक कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली पढ़ रहे होते हैं अपनी थेराप्यूटिक्स को, तो ये बहुत सुपरफिशियली गुजर जाती हैं। सुपरफिशियली जब हम गुजार लेते हैं तो इनसे रिलेटेड जाके जाके ड्रग्स के अंदर और एक्चुअल फार्माकोथेरेपी के अंदर जब हमें कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स बन नहीं पा रहे होते। ठीक। अब इस वर्कशॉप के एंड पे हम जितने भी एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, आई रियली होप कि उसके बाद जब आप थेराप्यूटिक्स पढ़ेंगे तो इस आपकी थेराप्यूटिक्स को पढ़ने का और आपकी थेराप्यूटिक्स को समझने का अंदाज बहुत डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो हमें बहुत अर्ली इन आर डिग्रीज समझ आ जानी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक सो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और लास्ट 2 इयर्स से जितने स्टूडेंट्स को मैंने कोच किया है, उसके बाद मुझे ये समझ आया कि ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर लैकिंग दिस बेसिक नॉलेज। और ये बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इफ यू वांट टू compete इन द फॉरेन वर्ल्ड। फॉरेन में बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और हम जिस तरह से पढ़ते हैं रेटाफिकेशन और फिलिंग पेपर्स और बस यहाँ से यहाँ तक लेके याद कर लो, दैट्स नॉट हेल्पिंग द फार्मासिस्ट दैट आर वर्किंग अब्रॉड और इवन द फार्मासिस्ट दैट आर वर्किंग हेयर इन पाकिस्तान। सो आप लोगों ने हमेशा चीज़ को समझ के पढ़ना है। बेशक समझ के पढ़ने पे टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप एक दफ़ा चीज़ समझ के पढ़ लेते हो, दैट गोज विद यू थ्रू आउट योर लाइफ। रट्टा लगाई हुई चीज इज नॉट गोइंग टू फेवर यू एनीवेयर। ओके। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स। अब लाइगेंड गेटेड चैनल्स जो हैं, ये सबसे जो है ना फास्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स हैं। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये ज्यादातर सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है। और बेसिकली जब इन रिसेप्टर्स के साथ, लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स के साथ एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट अटैच होता है, तो वो आगे क्या ओपन करते हैं? वो कोई आयन चैनल ओपन करते हैं। तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या है? निकोटिनिक रिसेप्टर्स, गाबा रिसेप्टर्स। तो जब निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ लेट्स से एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है, तो निकोटिनिक रिसेप्टर क्या ओपन कर देते हैं? सोडियम चैनल्स ओपन कर देते हैं। गाबा रिसेप्टर्स के साथ जब बेंजोडाइजेपीन्स बाइंड करती हैं, तो गाबा रिसेप्टर्स किसको ओपन कर देते हैं? क्लोराइड चैनल्स। तो यहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट है? यहाँ पे आयन चैनल्स की इन्वॉल्वमेंट है। और रिमेंबर, आयन चैनल्स के अंदर जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स होती है ना, इट अकर्स इन व्हाट? इट अकर्स इन मिली सेकेंड्स। इसलिए सबसे फास्ट रिस्पॉन्डिंग चैनल्स कौन से हैं हमारे पास? जो है वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं। तो जो भी ड्रग हमारे पास लेट से, जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर काम करती है सक्सिनाइल कोलिन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट है। सक्सिनाइल कोलिन जो है विद इन 10 to 15 सेकेंड्स क्या प्रोड्यूस कर देती है? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड और मसल रिलैक्सेशन। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर। अब इसके साथ क्या होता है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के साथ कोई आयन चैनल या फिर कोई ना कोई एंजाइम जो है एसोसिएटेड होता है। अब क्या होता है जब इन रिसेप्टर्स के ऊपर आके एगोनिस्ट या एगोनिस्ट बाइंड करता है, तो ये क्या करते हैं? ये कोई एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है। जब एंजाइम एक्टिवेट होता है, तो वो फिर क्या करता है? वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन चलाता है, जिसके रिस्पॉन्स में, जिसके रिजल्ट में जो रिसेप्टर की साथ ड्रग बाइंड करती है उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की एग्जांपल्स है हमारे पास मस्करिनिक रिसेप्टर्स और एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब इनका भी जो रिस्पॉन्स है वो विद इन सेकेंड्स है। इट्स नॉट लाइक दैट दे आर गोइंग टू टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। विद इन सेकेंड्स ये अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट हैं, शॉर्ट एक्टिंग मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट या लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट। तो जब हम उनको एस्मा की मैनेजमेंट में देते हैं इनहेलेशन रूट के थ्रू, तो क्या होता है? बहुत जल्दी एकदम से क्या जो हो जाती है? ब्रोंकोडाइलेशन प्रोड्यूस होती है। अब ये हमें क्या कर रहा है? रिसेप्टर का भी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, और जो ड्रग्स इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रही हैं उनके इफेक्ट की भी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि वो ड्रग्स कितने टाइम तक अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। ओके, क्लियर? ओके। उसके बाद आते हैं हम एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स के ऊपर। अच्छा, किसकी एग्जांपल? मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स की या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की? तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ हमारे पास क्या बाइंड करता है? अगर हम एगोनिस्ट की बात करें तो हमारे पास बाइंड करती है एपिनेफ्रिन। ठीक है।
अब एपिनेफ्रीन जब मसल्स के साथ, इसके साथ मस्कुलिन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, तो एपिनेफ्रीन को जब आप आईवी देते हैं हार्ट ब्लॉक की सूरत में, तो विद इन क्या होता है, विद इन सेकेंड्स हार्ट रेट इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पास एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स। अब एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स जैसे उनके नाम से पता चल रहा है मेम्ब्रेन पे हैं, और ये किसके थ्रू, ये एंजाइम्स एक्टिवेशन या एंजाइम इनहिबिशन के थ्रू क्या करते हैं, ये अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, इंसुलिन की, एपिडर्मल ग्रोथ ग्रोथ फैक्टर की, और इन सारी चीजों की। अब जैसे हमारे पास क्या है, इंसुलिन है। अब इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन जाती है सेल्स के ऊपर, और जो सेल्स हैं उनके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर, जैसे लिवर के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ इंसुलिन जब बाइंड करती है, तो वो फिर क्या ट्रिगर करती है, लिवर के अंदर एंजाइम्स को ट्रिगर करती है, जो एंजाइम्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टॉप कर देते हैं। अब इंसुलिन के जो इफेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, वो कितनी देर में इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, सम मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स। इसीलिए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को हम क्या कहते हैं, 10 to 15 मिनट्स बिफोर मील लेना चाहिए। तो ये क्या है, जो ड्रग्स थ्रू एंजाइम्स अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं एंजाइम जनरेटेड रिसेप्टर्स के थ्रू, तो उनका क्या होता है, उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन में मिनट्स टू आवर्स लग सकते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे पास इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। अब इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स जो हैं वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन से अंदर न्यूक्लियस के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं, ये सारे किसके थ्रू अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। अब जीन ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है दैट डज नॉट टेक सेकेंड्स और मिनट्स। जीन ट्रांसक्रिप्शन टेक्स आवर्स और इवन डेज, और इट कैन इवन टेक वीक्स। ठीक, अब जैसे हमारे पास जो स्टीरॉयडल रिसेप्टर्स हैं या जो थायराइड हार्मोनल रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने इफेक्ट्स कब प्रोड्यूस करते हैं, उनके इफेक्ट्स काफी टाइम के बाद प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे का पूरा एक जीन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट करना होता है, उसको इनिशिएट करके उसके बाद जो है बॉडी के उसके ऊपर इफेक्ट्स आते हैं। तो इसीलिए जब हम स्टेरॉयडल ड्रग्स देते हैं, सब शॉर्ट एक्टिंग मोस्ट पोटेंट स्टेरॉयड भी दें, तो वो भी क्या करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करने में 6 से 8 12 10 घंटे जरूर लगाती है। तो क्यों, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स किस वे से काम कर रहे हैं, जीन ट्रांसक्रिप्शन से, और वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है, वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है। सो द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स आर व्हाट, ligand gated ion channels, then the G protein coupled receptors, then the enzymatic receptors, and the last ones are what, the nuclear receptors. Clear? ओके, अब जब हम थेरेपेटिक्स में देखते हैं तो हम ये डिफरेंट टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं जी, ये इस ड्रग की एफिकेसी ये है, इस ड्रग की पोटेंसी ये है, सो एंड सो। अब एफिकेसी क्या है और पोटेंसी क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एफिकेसी। एफिकेसी क्या है, कि डिग्री टू विच अ ड्रग इज एबल टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल रिस्पॉन्स। ठीक, अब इसमें अगर आप ये देखें, ये जो राइट हैंड साइड पर टेबल है, इसमें सबसे पहले इन तीनों ड्रग्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एफिकेसी। अब ये ड्रग ए है, सो लेट्स से ये ड्रग ए जो है ये 100% बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, अराउंड यू कैन से 0 10 15 मिलीग्राम, लेट्स से 15 मिलीग्राम पे ये ड्रग ए जो है ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, 100% ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिर हम इसी में देखते हैं ड्रग बी को। ड्रग बी जो है तकरीबन 30 मिलीग्राम के ऊपर सेम ड्रग ए वाला बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन ड्रग सी को देखें कि बहुत ज्यादा 50 मिलीग्राम की कंसेंट्रेशन तक भी जाके ड्रग सी जो है मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही। अब क्या है, एफिकेसी देखती है कि डिजायरेबल जो मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो कौन कौन सी ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस टेबल में अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे कि ड्रग ए और ड्रग बी जो हैं वो क्या हैं, वो एफिकेशियस हैं एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू ड्रग सी। बिकॉज ड्रग सी जो है मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, इसलिए ड्रग सी की एफिकेसी कम है, ड्रग ए और ड्रग बी की एफिकेसी ज्यादा है। ठीक हो गया, एफिकेसी की समझ आ गई। ओके,
उसके बाद हम देखते हैं पोटेंसी को। अब इस पोटेंसी में क्या है कि अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ द मैक्सिमल रिस्पॉन्स। अब पोटेंसी में हम क्या देखते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है मैक्सिमल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। अब इसी में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ड्रग ए क्या है, अराउंड 15 मिलीग्राम पे मैक्सिमल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। ड्रग बी अराउंड 30 मिलीग्राम पे मैक्सिमल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। और ड्रग सी तो कर ही नहीं रही। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि ड्रग ए इज मोर पोटेंट देन ड्रग बी। ओके, क्योंकि ड्रग ए मैक्सिमल रिस्पॉन्स किस पे प्रोड्यूस कर रही है, लोअर डोज पे। दो ड्रग बी इज एफिकेशियस, ड्रग बी इज प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमल रिस्पॉन्स एट हायर डोज। सो जब हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं सिर्फ, हम उसको डोज से कोरिलेट नहीं कर रहे, तो वो क्या है, एफिकेसी। और जब हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को डोज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वो फिर क्या है, वो क्या है, पोटेंसी। क्लियर? तो अब जब हम कहेंगे कि एक ड्रग जो है लेट्स से, इसमें हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कहते हैं कि पेशेंट को एंजाइटी है, और पेशेंट की एंजाइटी ट्रीट करने के लिए लोराज़ेपाम और डायज़ेपाम दोनों एफिकेशियस हैं। ठीक है? या जैसे एफिकेसी को ज्यादातर हम किस में किसके कंपैरिजन में यूज करते हैं, कंपैरिजन इन बिटवीन क्लासेस। तो हम जैसे कहते हैं कि पेशेंट को एंजाइटी है, और एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स भी हैं और बारबिटूरेट्स भी हैं। अब हम क्या इस इन दोनों क्लासेस में से कौन सी क्लास को चूज करेंगे? तो क्लास हम चूज करते हैं एफिकेसी की बेस पे। तो हम कहते हैं कि जी बेंजोडाइजेपिन्स की एफिकेसी ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू बारबिटूरेट्स, सो वी विल गो एंड यूज बेंजोडाइजेपिन्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी। अब हमने एफिकेसी की बेस पे क्या चूज कर ली, क्लास ऑफ ड्रग चूज कर ली। अब उस क्लास में बेंजोडाइजेपिन्स में हमारे पास लोराज़ेपाम है, अल्प्राजोलम है, डायज़ेपाम है, सो एंड सो है। ठीक। अब हम कहते हैं कि बेंजोडाइजेपिन्स एफिकेशियस है इन ट्रीटिंग एंजाइटी। अब पेशेंट को एक्यूट एंजाइटी हो रही है, उस एक्यूट एंजाइटी के ट्रीटमेंट में हम कौन सी बेंजोडाइजेपिन यूज करेंगे? तो एक्यूट एंजाइटी को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पोटेंट बेंजोडाइजेपिन। तो जब हमने विद इन द क्लास कोई मेंबर सिलेक्ट करना होता है किसी पैथोफिजियोलॉजी की मैनेजमेंट के लिए, तो विद इन द क्लास हम मेंबर्स को किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं, पोटेंसी की बेस पे सिलेक्ट करते हैं। अब 1 मिलीग्राम लोराज़ेपाम का एंग्जुलेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है इक्विवेलेंट टू द एंग्जुलेटिक इफेक्ट्स दैट द डायज़ेपाम प्रोड्यूसेस एट 10 मिलीग्राम। अब इससे क्या पता चला कि लोराज़ेपाम ज्यादा पोटेंट है एज कंपेयर टू डायज़ेपाम। अगर एक्यूट एंजाइटी का केस है और हमने फॉरेन एंग्जुलेटिक इफेक्ट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पोटेंट वन लोराज़ेपाम की तरफ जाएंगे और पेशेंट को लोराज़ेपाम देके उसकी एंजाइटी को सेटल करेंगे। तो जब हमने डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स में से डिसाइड करना होता है, तो हम कौन सा पैरामीटर देखते हैं, हम एफिकेसी का पैरामीटर देखते हैं। और जब हमने एक ही क्लास में से कोई एजेंट सिलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर पैथोफिजियोलॉजी, तो हम किसको देखते हैं, हम ड्रग की पोटेंसी को देखते हैं। अब समझ आ गया कि एफिकेसी और पोटेंसी की थेराप्यूटिक्स में क्या एप्लीकेशन है। अब ये बात तो सबको पता थी कि एफिकेसी क्या है, पोटेंसी क्या है, ये लिपिनकॉट में लिखी हुई है। लेकिन एफिकेसी और पोटेंसी की थेराप्यूटिक्स में क्या एप्लीकेशन है, वो चीज समझाना, एक्चुअली जो फार्माकोलॉजी है उसको थेराप्यूटिक्स के साथ को रिलेट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट है। और जब आपको ये आर्ट समझ आ जाएगा ना, तो आप किसी भी जगह पे किसी भी किस्म के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ अपने नॉलेज की बेस पे हेड ऑन हेड डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ED50। ED50 क्या है, बेसिकली ये एफिकेसी के लिए यूज होता है कि कंसंट्रेशन जिसमें जो है ड्रग जो है एक क्लिनिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है इन 50% ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक। तो जैसे मैंने आपको ये कहा कि एक कंसंट्रेशन जिसके ऊपर क्या है, ड्रग उससे जो एक स्पेसिफाइड क्लिनिकल रिस्पॉन्स आपको चाहिए, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, 50% ऑफ द सब्जेक्ट्स जिनको दी है उसमें वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। लेट्स से हम कहते हैं कि जी 1 मिलीग्राम ऑफ लोराज़ेपाम हमने 100 पेशेंट्स को दी। अब उस 1 मिलीग्राम ऑफ लोराज़ेपाम ने 100 में से 50 पेशेंट्स को क्या किया, उनकी एंग्जुलेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस किए। तो वो 1 मिलीग्राम ऑफ लोराज़ेपाम क्या हो गया, उसकी इफेक्टिव डोज हो गई। ठीक। फिर लीदल डोज, concentration of the drug which induces death in 50% of the patients।
ठीक। अब क्या है कि लेट से हम कहते हैं कि हमने लोराजिपाम का 200 मिलीग्राम दिया 100 सब्जेक्ट्स को। अब उस 200 मिलीग्राम ऑफ लोराजिपाम के ऊपर क्या हुआ कि 100 में से 50 सब्जेक्ट्स की डेथ हो गई। तो ये क्या आ गई हमारे पास लीगल डोज। अब हम जितनी भी ड्रग्स डिस्कवर करते हैं उनकी इफेक्टिव डोज और लीगल डोज कैलकुलेट करना इट इज द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव डोज और लीगल डोज कैलकुलेट करने के साथ हमें क्या पता चलता है, ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक। थेराप्यूटिक इंडेक्स हमें क्या बताता है कि ये ड्रग कितनी सेफ है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, लेट से हम इसमें एग्जांपल लेते हैं पैरासीटामोल की। अब पैरासीटामोल की जो इफेक्टिव डोज है वो कितनी है, 1500 मिलीग्राम पर डे। ठीक है। और जो पैरासीटामोल की लीडल डोज है दैट इज व्हाट, दैट इज अबव 5000 मिलीग्राम पर डे। ठीक है। तो 1500 से लेके 5000 के दरमियान बहुत सारे मिलीग्राम्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पैरासीटामोल का थेराप्यूटिक इंडेक्स वाइड है। वाइड होने का ये मतलब है कि ये एक सेफ ड्रग है। इस तरह से अगर हम उसकी लेते हैं, फिनेटॉइन की एग्जांपल लेते हैं, तो फिनेटॉइन की थेरापेटिक आई थिंक सो विंडो है 0.2 to 0.5 इस तरह का कुछ मिलीग्राम्स है। ठीक है। अब 0.2 और 0.5 के दरमियान बहुत थोड़ा सा गैप है। तो इसका क्या मतलब है, फिनेटॉइन का थेरापेटिक इंडेक्स क्या है, नैरो है। नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है तो क्या मतलब है, ड्रग की टॉक्सिसिटी बहुत कॉमन है और बहुत जल्दी हो सकती है। तो अब हम इसकी डोजेस के साथ बहुत क्या कह सकते हैं, फ्रीली नहीं खेल सकते। थोड़ी सी भी डोज इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो हमने उसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशंस, प्रॉपर मेजरमेंट्स करनी है। थेराप्यूटिक इंडेक्स फिर क्या देता है, हमें ड्रग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है। तो वही वाली बात आ जाती है कि जिन ड्रग्स का नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है उनमें हमने कोई भी एडजस्टमेंट्स करनी है तो बहुत कॉशियसली प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ करनी है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के साथ मेंटेन करनी है। लेकिन जिन ड्रग्स का थेराप्यूटिक इंडेक्स वाइड है उनकी डोजेजेस को हमें एडजस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस या प्रॉपर एक टीडीएम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या है कि ड्रग जो इंड्यूस करती है रिस्पॉन्स वो हमेशा ऑल और नन नहीं होते। ठीक है। ऑल और नन को सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। तो लेट्स से हम कहते हैं किसके लिए, कौन सी ड्रग के साथ आपको एग्जाम्पल दूं इसकी। ओके, ब्रूफिन है, आइबोब्रूफिन है। आइबोब्रूफिन क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। अब आइबोब्रूफिन के जो रिस्पॉन्सेज हैं, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो हम जब फार्माकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़ रहे होते हैं, तो आइबोब्रूफिन क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीपायरेटिक है, उसके बाद एनाल्जेसिक है। उसके बाद आइबोब्रूफिन क्या करती है, स्टमक की लाइनिंग को डिग्रेड करती है। उसके बाद आइबोब्रूफिन किडनीज में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके क्या करती है, हाइपरटेंशन कॉज करवा सकती है। उसके बाद आइबोब्रूफिन क्या कर सकती है, किडनी डैमेज कर सकती है। सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब जब भी हम कोई ड्रग देते हैं, जब भी हम कोई ड्रग देते हैं तो आपने ये चीज याद रखनी है कि ड्रग हमेशा जो है ना वो क्या करती है, इंटरमीडिएटरी टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करती है। सो लेट्स से अगर आइबोब्रूफिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस 15 मेंशन है लिटरेचर के अंदर, तो उन 15 में से कुछ इंडिविजुअल्स में वो 7-8 प्रोड्यूस करेगी इन रिस्पॉन्सेज, कुछ इंडिविजुअल्स में 4-5 प्रोड्यूस करेगी, और कुछ इंडिविजुअल्स में हो सकता है 10-12 रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करे। तो ऐसे नहीं होता कि अगर 15 फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसी ड्रग के लिटरेचर में लिखे तो वो 15 के 15 प्रोड्यूस करेगी, और ऐसे भी नहीं हो सकता कि वो जीरो प्रोड्यूस करेगी। इट विल बी इन बिटवीन 0 and 15। It will never be 0 and it will never be 15, but it will be what? It will be in between 0 and 15. So it could be 5, 7, 12, any number, but it will never be 0 and it will never be 15. सो जब भी ड्रग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है इट इज नेवर ऑल और नन, इट इज इन बिटवीन ऑल और नन। ऑल और नन की समझ आ गई? ओके। उसके बाद जो हमारे पास एक और चीज है कि आपने ये चीज भी समझनी है, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब एक कॉन्सेप्ट है कि जब जब भी हम डोज बढ़ाएंगे तो उसका जो ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा। ठीक। लेट्स से क्या कहते हैं हम, पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल की डोज 1500 मिलीग्राम पर डे रिकमेंडेड है अडल्ट पॉपुलेशन के लिए। अब एक पेशेंट है, उसको पेन है,
वो कहता है कि जी मैं 1500 मिलीग्राम नहीं, मैं डायरेक्ट 3000 मिलीग्राम ले लेता हूँ। अब इससे इसके इसके साथ दो चांसेस एसोसिएटेड हैं कि पैरासीटामोल का थेराप्यूटिक इफेक्ट इंक्रीज हो सकता है, लेकिन साथ में पेशेंट अपने आप को किस रिस्क पे भी डाल रहा है कि साथ में उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज होने के भी चांसेस हैं। तो ड्रग्स कोई ऐसी चीजें चीजें नहीं हैं जो हम ब्लाइंडली खा लें, अकॉर्डिंग टू द डोज। क्योंकि जब भी किसी भी ड्रग की डोज डिजाइन होती है वो एक बहुत रीग्रेस रिसर्च के बाद डिजाइन होती है। इट्स नॉट लाइक के बस आंखें बंद करके जी लिख दिया कि इसकी जो है ना डोज, मैक्सिमम डोज इतनी होनी चाहिए। वो मैक्सिमम डोज बहुत सारी रिसर्च के बाद कैलकुलेट की होती है। तो डोज जब भी इंक्रीज करनी है, सो दैट शुड बी सपोर्टेड बाय सर्टेन रिसर्च, सर्टेन यू कैन से बैकअप। ठीक है, क्योंकि ड्रग्स क्या हैं, सारी की सारी ड्रग्स जो हैं दे आर टॉक्सिन्स। where if they are given in what if they are given in their recommended doses, so they are very beneficial. But if they exceed their recommended doses, they can work as what they can work as poison on your body. They are not candies, they are not jellies, they are not fruits, they are certain chemical substances that we are putting in our body. तो कोई भी ड्रग लेने से पहले आपने ये जरूर पेशेंट को काउंसलिंग करनी है कि रेकमेंडेड डोज के साथ, रेकमेंडेड रेजीम के साथ आपने एडहेयर करना है। ओके, और यही एडहेरेंस की लैकिंग है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि आज दुनिया में हम किस स्टेज पे खड़े हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उस हद तक पहुंच चुकी है कि बाय 2030 कॉमन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी हमें मेरोपेनम या वैंकोमाइसिन भी हमारे काम नहीं आएगी, लेंजोलेट भी काम नहीं आएगी। वी नीड टू डिस्कवर न्यू एंटीबायोटिक्स। ये आ गया है नॉन एडहेरेंस ऑफ द थेरेपी, सेल्फ मेडिकेशन एंड दिस प्रिस्क्राइबिंग एरर्स की वजह से। तो ये चीजें जितने जल्दी आप रियलाइज करेंगे उतने जल्दी आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में इंक्लूड करेंगे, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल पॉपुलेशन। ओके, क्लियर? अब ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो अब हमने क्या चीजें कंसिडर करनी है कि जब भी हमने चाइल्ड को देखना है तो हमने चाइल्ड के मुताबिक उसकी डोज को किस तरह से एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखना है कि जो प्रॉपर क्लिनिकल इंडिकेशन है उस प्रॉपर क्लिनिकल इंडिकेशन के लिए अप्रोप्रिएट ड्रग है या नहीं। उसके बाद जो सिंपल सी बात है कि जो प्रिस्क्राइबिंग है दैट इज नॉट आवर जॉब। प्रिस्क्रिप्शन के हमें हमारे पास राइट्स हैं एज फार्मासिस्ट, बट इन वेरी लिमिटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड फॉर वेरी लिमिटेड डिसऑर्डर्स। लाइक यूके में जो अभी 40 to 45 जो जर्नल डिसऑर्डर्स हैं जिनके लिए यू यू एज अ फार्मासिस्ट कैन राइट अ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक, लेकिन फिर भी वही वाली बात है कि अगर प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आई है and if you see that there is some problem with the prescription, that is not it, that this prescription is not adhering with the indication of the patient, so you should mark it, you should highlight it। एंड जो प्रोफेशनल तरीका है उसको हाईलाइट करने का, कि अगर प्रिस्क्रिप्शन पे आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है, लेट्स से जो कल हमने डिस्कस किया था, ओमेप्राजोल और क्लोपिडोग्रिल एक ही प्रिस्क्रिप्शन में फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब करके भेज दी। अब एज एज अ ह्यूमन बीइंग आपके पास दो रास्ते हैं कि आप पेशेंट को कहो कि आपके डॉक्टर ने गलत दवाई लिखी है, अब मैं आपको ये दवाई चेंज करके ये दवाई दे रहा हूँ। बट व्हाट इज द प्रोफेशनल वे? आपने पेशेंट को कुछ नहीं कहना, आपने पेशेंट से सिंपली हम्बली एज अ गुड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहना है कि मुझे आपकी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है आपके फिजिशियन से, और मैं आपके फिजिशियन से ऑन कॉल बात करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नंबर मेंशन होता है। यू कॉल दैट फिजिशियन एंड यू टेल दैट फिजिशियन कि मुझे इस प्रिस्क्रिप्शन में ये चीज मुझे नजर आई है, इट केम टू माई नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये वाला ड्रग इंटरेक्शन है। तो अब आप क्या रेकमेंड करते हैं? नेवर पुट योर रिकमेंडेशंस इन फ्रंट ऑफ फिजिशियंस। ओके, आप उससे पूछें कि इसमें ये प्रॉब्लम है, आपका काम है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, आपका काम ये नहीं है कि आप उसको बताएं कि आपको ये नहीं ये लिखना चाहिए था। तो बाज़-औक़ात द सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स, द वे यू टॉक टू द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, दैट इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये थ्रू आउट द ग्लोब ऐसे ही है। सो एज अ फार्मासिस्ट, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अपने नॉलेज को तो आपने इम्प्रूव करना है, बट उसके साथ आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है। बिकॉज जब भी आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हो, आपके पास अगर बहुत अच्छा नॉलेज है और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, सो यू विल फेल एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। और अगर दूसरी तरफ पे आपके पास सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल है और आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तब भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो हमेशा इन दो चीज़ों के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप कहीं भी चले जाएं,
योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर नॉलेज। और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैं हमेशा एक बेसिक चीज बताती हूँ, नो योर ऑडियंस। when you are talking to a healthcare professional, your tone should be different. when you are talking to a patient, your tone should be different. अब अगर आप पेशेंट से बात करोगे और आप पेशेंट को कहोगे कि इस ड्रग के साथ इंटरेक्शन है और इसका ये है और वो है, डोंट ट्राई टू शो योर नॉलेज टू अ पेशेंट। आपका पर्पस क्या है कि आप पेशेंट को उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जाके उसको चीज कम्युनिकेट करो कि आपने इस दवाई को किस तरह से लेना है। और ये वाली स्किल्स, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी 70 to 75% फार्मासिस्ट में लैक करती हैं। इसी वजह से जब भी पेशेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है तो दे डोंट रिलाई ऑन यू, बिकॉज आप उनको कॉन्फिडेंस में ही नहीं लेते, आप सिंपली ठक 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 इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। तो ठक 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 इन्फॉर्मेशन बताने से किसी का भला नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू कम्युनिकेट, always know your audience, and before communication you should have what, you should have a proper ample knowledge. उसके बाद डोज, डोज में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इंटरनेशनली तो बहुत सारी जगहों पे जैसे क्रिटिकल केयर सेटिंग्स होती हैं, पीडियाट्रिक, नीकू, इन सेटिंग्स में तो डोज आपके सर पे छोड़ देते हैं, ये बच्चा है, इसको ये है, ये है, ये है, पीडियाट्रिशियन ने ये रेकमेंड किया, कैलकुलेट द डोज फॉर हिम। एंड कैलकुलेशन ऑफ डोज, इट इज नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन आप क्यों कर सकते हैं इंटरनेशनली, आपको क्यों इस चीज पे यू कैन से कि फोकियत हासिल है, इसलिए कि उनको पता है कि जितना अच्छा हम जानते हैं ड्रग्स को उतना अच्छा कोई भी नहीं जानता। लेकिन एक्चुअल अंदर की बात यह कि अगर हम सब अपने गिरेबान में झांक के देखें तो हम कितना सा ड्रग्स को जानते हैं। सो इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल फार्मासिस्ट in any field of pharmacy, you have to fall in love with the drugs. You have to fall in love with pharmacology, therapeutics, biopharmaceutics. Then you will be able to work as a prestigious pharmacist. ये नादिया बुखारी हैं या नादिया फारूकी हैं, बहुत इंटरनेशनली रिनाउंड फार्मासिस्ट हैं। शी हैज़ वर्कड सो लॉन्ग इन फार्मेसी। और जब आप उनकी लिखी हुई बुक्स पढ़ें, पर्टिकुलरली ऑस्कीज के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जब आप उनकी बुक्स पढ़ते हैं ना तो उनकी बुक्स पढ़ने से आपको पता चलता है कि यार दिस दिस लेडी इज इन लव विद फार्मेसी, दिस लेडी इज इन लव विद ड्रग्स। सो आपका जो काम है उसमें आपका पैशन नजर आना चाहिए। आई नो ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, हम बाय चॉइस फार्मेसी में नहीं आए थे, वी आर रिजेक्ट्स ऑफ एमबीबीएस, वी डिड नॉट गेट अ प्लेस इन एमबीबीएस, ठीक। बट अब एक चीज जो गुजर गई उसको तो छोड़ दें, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। It wasn't meant for us to be MBBS doctors, but obviously MBBS करना था, किस लिए करना था? To work in healthcare. अब एज अ फार्मासिस्ट अगर आपको मौका मिल रहा है टू वर्क इन हेल्थ केयर, टू मेक इट, देन मेक इट वर्थ इट। ऐसे आप एक चीज क्या कहते हैं, एक फेलियर को आप सारी जिंदगी अपने सर पे सजा के नहीं फिर सकते। तो जब आप उस फेलियर को शेड ऑफ करेंगे अपने शोल्डर से, वेयर योर फार्मेसी एज योर क्राउन, तब आपको पता चलेगा कि आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले 2 साल से, जब से मैंने अपना फोरम स्टार्ट किया है, पर्टिकुलरली सिर्फ कंसल्टेशन के लिए भी जितने स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर डिप्रेस्ड। मतलब उनको कोई शौक ही नहीं है फार्मेसी का। और वो आगे से सबसे पहला उनका ये होता है मुझसे कंसर्न कि मैम हमारा तो कोई स्कोप नहीं है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि स्कोप किसी भी फील्ड का नहीं होता, स्कोप आपने खुद बनाना होता है। जब आप गिव अप कर देते हो तो नोबडी इज गोइंग टू पिक यू अप, क्योंकि ये क्या है, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है। और इस कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में अगर आप गिरोगे तो आप स्टैम्पीड में आओगे, लोग आपके ऊपर से गुजर जाएंगे, नो बडी इज गोइंग टू पिक यू अप। तो आपने खुद को खुद उठाना है। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो छोड़ दो, या अगर कर रहे हो तो 100% दो, ठीक है। तो ये जो दरमियान में लटके हुए फार्मासिस्ट है ना, ना छोड़ते हैं और ना करते हैं, इनकी वजह से जो है ना बहुत सारे लोग जो हैं वो और सफर करते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जो चीज आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दी है वो बहुत बेहतर होती है, लेकिन या तो 100% दो या फिर साइड पे हो जाओ, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, एज योर सीनियर, एज योर मेंटोर। पढ़ाई होती रहती है, ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन मुझे मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स के, मैं यंग फार्मासिस्ट के माइंड्स को इस तरह से तैयार करूं कि वो जब भी जाएं किसी भी जगह पे जाके क्लिनिकल हॉस्पिटल सेटअप में प्रैक्टिस करें, तो वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आने देना कभी भी अपने अंदर, ठीक है। ओके। उसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस में
हम क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट फॉर्मुलेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली फॉर्मुलेशन हम किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं, ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक डायनामिक नॉलेज की बेस पे, फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद एंटिसिपेटेड लेंथ ऑफ थेरेपी भी हम प्रीनल प्रैक्टिस प्रैक्टिस में डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, और एफिकेसी और टॉक्सिसिटी की मॉनिटरिंग। ओके। फिर उसके बाद जो आता है फार्माकोजेनेटिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है और ये सबसे ज्यादा इवॉल्विंग फील्ड है। ठीक हो गया। उसके बाद जो बाकी फैक्टर्स हैं, जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस का अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, आई कैन गारंटी यू यू कैन एक्सेल एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट एनीवेयर। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस इतनी इतनी कोई इंपॉर्टेंट और इतनी वास्ट फील्ड है ना, कि आप ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के लिए महीनों भी लगा सकते हो, लगा लो, लेकिन सारे ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस आप कवर नहीं कर पाते। लेकिन ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हमने इस वर्कशॉप में कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, ड्रग फूड इंटरेक्शंस। तो ड्रग फूड इंटरेक्शंस और ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस का जर्नल ओवरव्यू जरूर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। और फिर इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग के पर्टिकुलरली जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हैं, उसकी 2 या 3 दिन की मैं वर्कशॉप लॉन्च करूंगी, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के ऊपर, एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप के ऊपर, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के ऊपर। तो इस तरह की आगे डोज कैलकुलेशंस के ऊपर, तो इस तरह की वर्कशॉप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे फोरम में वी आर प्लानिंग। लेकिन अभी ये है कि आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको मैं हाईलाइट करूंगी, दैट इज ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। ओके। फिर उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखना होता है, कि डिजीज के भी इफेक्ट्स होते हैं किसके ऊपर, ड्रग के ऊपर। ठीक है। तो अब जो कोई भी कॉन्कॉमिटेंट डिजीज है किसी पेशेंट को, तो वो क्या करती है, डिजीज स्टार्टिंग फ्रॉम एब्जॉर्प्शन टिल एलिमिनेशन क्या करती है, उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। अब लेट से वही वाली एग्जांपल जो हमने कल डिस्कस की थी, एक पेशेंट है। ठीक है। वो पेशेंट को गर्ड का प्रॉब्लम है, वो उस गर्ड के प्रॉब्लम के लिए क्या ले रहा है, एंटासिड्स ले रहा है। अब उस पेशेंट को कोई आर्थरीरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो गई, अब उसको डॉक्टर ने एस्प्रिन प्रेस्क्राइब कर दी। अब वो गर्ड के लिए ओवर द काउंटर एंटासिड्स ले रहा है, और एएससीवीडी के लिए प्रेस्क्राइब्ड एस्प्रिन ले रहा है। लेकिन एस्प्रिन क्योंकि एंटासिड्स क्या कर रही हैं, स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही हैं, तो एस्प्रिन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। तो अब जो कॉन्कॉमिटेंट डिजीजेज हैं, जब भी हमने पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन देखनी है, तो प्रिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट मेडिकल रिकॉर्ड तो है, लेकिन पास मेडिकल रिकॉर्ड, पेशेंट से इंटरव्यू के वो ओवर द काउंटर क्या चीजें ले रहा है, वो हर्बल कौन सी मेडिकेशंस ले रहा है, इन सब चीजों के बाद हम जो ड्रग डिजीज कोरिलेशन बना के फिर पेशेंट की काउंसलिंग और कुछ ड्रग्स की क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं, या फिर ऐसी कोई काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप एंटासिड से 1 घंटा पहले एस्प्रिन ले लें, या एंटासिड लेने के 3 से 4 घंटे बाद एस्प्रिन लें, ताकि क्या हो कि पेशेंट की दोनों कॉन्कॉमिटेंट डिजीजेस भी एड्रेस हों, और वो ड्रग्स भी दोनों आपस में इंटरेक्ट ना करें। ठीक। उसी तरह फिर क्या है कि जैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी इफेक्ट होती है डिफरेंट डिजीजेस से। लाइक कोई पेशेंट है, उसको क्या है, उसको शॉक हुआ हुआ है। शॉक में क्या होता है, हाइपोवोलीमिया होता है। हाइपोवोलीमिया में क्या होता है, ब्लड का ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाता है बॉडी के अंदर। तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगी। ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगी तो फिर क्या होगी, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगी। तो उस तरह के पेशेंट्स में हाइपोवोलीमिया का पेशेंट हो गया, इन्फ्लेमेशन है पेशेंट को, एसआईटीज हैं पेशेंट को, कहीं पे भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अकोमोलेशन है पेशेंट की, तो वहां पे हम ड्रग के किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, ये कंकॉमिटेंट डिजीजेस में हमने देखना है। फिर जिन पेशेंट्स के अंदर क्या होती है, सर्टेन मेटाबॉलिक डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे हमारे पास G6PD डेफिशिएंट पेशेंट है। ठीक है। अब G6PD डेफिशिएंट पेशेंट को अगर हम डेप्सोन देंगे, अगर हम हाइड्रोलाजीन देंगे, अगर हम आइसोनियाजिड देंगे, तो ये वाली सारी ड्रग्स G6PD डेफिशिएंट पेशेंट में क्या कॉज करवा सकती हैं, हेमोलिटिक एनीमिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आई एम G6PD डेफिशिएंट, एंड इन पाकिस्तान wherever I went, I used to mention to the physicians that I am G6PD डेफिशिएंट। और लिटरली किसी एक
फिजिशियन को भी नहीं पता था कि G6PD डेफिशिएंट पेशेंट में कौन सी ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं. सो आई यूज टू कैरी अ लिस्ट विद मी कि सर दिस ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू मी. पर्टिकुलरली उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स भी हैं. इवन जो सिवियरली G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं उनमें तो सेफेलोस्पोरिन्स भी हेमोलिटिक एनीमिया कॉज कर लेती हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो हैं वो एंटी मलेरियल्स हैं. अब मलेरिया इतना कॉमन है पाकिस्तान में, डेंगू मलेरिया. अब पेशेंट आता है, ठक 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 आर्टिमीथर लग जाती है पेशेंट को. पेशेंट हेमोलिटिक एनीमिया भी डेवलप कर लेता है. लेकिन फिजिशियंस को क्या लग रहा होता है कि ये जी मलेरिया की वजह से जो ब्लड लॉस हो रहा है और वो जो है आरबीसी रप्चर हो रहे हैं, ये उस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है. बल्कि डीप डाउन क्या हो रहा होता है, G6PD डेफिशिएंसी की वजह से हेमोलिटिक एनीमिया में जा चुका होता है पेशेंट. तो ये वाली सारी चीजें ऐसी हैं जिनका हमारे पास खुद नॉलेज होगा तो हम उनको इन जगहों पे जाके इंटरवीन कर सकते हैं. आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप किसी क्लिनिक में काम कर रहे हो, कुछ भी नहीं, एक ये इनिशिएटिव ले लो कि जैसे आजकल पाकिस्तान में डेंगू और मलेरिया का टाइम चल रहा है, उसमें आप एक लिस्ट बनाओ दैट ड्रग्स दैट कैन कॉज हेमोलिटिक एनीमिया इन G6PD डेफिशिएंट पेशेंट. उसमें हाईलाइट करो कि ये एंटी मलेरियल जो है वो क्या कॉज कर सकती हैं, हेमोलिटिक एनीमिया कॉज कर सकती हैं इन G6PD डेफिशिएंट पेशेंट. सो these drugs should be given with caution if the patient is G6PD deficient. सर्कुलेट कर दो हॉस्पिटल के अंदर, सर्कुलेट कर दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर. इवन फार्मेसी पे काम कर रहे हो तो पेशेंट्स को अवेयरनेस के लिए सर्कुलेट कर दो कि उनको बताओ कि आपको अपनी G6PD टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए. क्योंकि अगर आप G6PD टेस्टिंग के बगैर ये वाली ड्रग्स लेते हैं तो इसके साथ आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है. तो आपने क्या किया, अपनी तरफ से एक अवेयरनेस स्टार्ट कर दी. हॉस्पिटल में अगर आपके पास 100 फिजिशियंस हैं, 100 में से शायद 10 को इससे प्रॉब्लम होगा, लेकिन 20 आपके पास आएंगे कि हमें बताएं कि और कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो G6PD डेफिशिएंट पेशेंट को हम नहीं दे सकते. ठीक है. तो ये वाली चीज है कि ऑल स्टार्ट्स विद यू. इफ यू डोंट स्टार्ट एनीथिंग देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन फॉर यू. ओके. उसके बाद डिफरेंट जो बॉडी के अंदर एसिड बेस स्टेटस होता है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज होती हैं और जो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, ये सब चीजें हमने क्या देखनी है, हमने डिजीज के साथ फार्मेको डायनेमिक्स को कोरिलेट करना है. फिर उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, मैनेजमेंट ऑफ ड्रग थेरेपी. अब हम ड्रग थेरेपी को किस बेस पे मैनेज करते हैं. किसी भी ड्रग थेरेपी को हमने स्टार्ट किया तो उसके पास हमारे पास उसको हम कैसे मैनेज करते हैं. एक हमारे पास होता है टारगेट इफेक्ट स्ट्रेटेजी. टारगेट इफेक्ट स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि हमारे पास प्री डिटरमिन्ड एफिकेसी एंड पॉइंट होता है. इसका क्या मतलब है, लेट्स से एक पेशेंट आया, उसको इन्फेक्शन है, ठीक है, उसका TLC काउंट 13,000 14,000 पे है. अब उस पेशेंट को हम एक एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे लेट्स से 5 डेज के लिए. तो हमने जब उसको 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक स्टार्ट की तो हमने प्री डिटरमिन्ड एफिकेसी एंड पॉइंट ये सेट किया कि उसका TLC काउंट 5 दिन के अंदर नॉर्मल पे आ जाएगा. तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी हुई, ये टारगेट इफेक्ट स्ट्रैटेजी, कि हमने इफेक्ट को पहले से टारगेट करके रखा हुआ है. हमें पता है कि TLC काउंट जिस दिन नीचे आएगा 5 दिन तक नीचे आ जाएगा और इसलिए 5 दिन की हमने क्या करनी है, एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है. दूसरी आती है हमारे पास क्या, टारगेट कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी. ठीक है. उसमें क्या होता है कि उसमें हम रखते हैं प्री डिटरमिन्ड कंसंट्रेशन गोल. अब ये जो टारगेट कंसंट्रेशन स्ट्रैटेजी है ये ज्यादातर हम किनकी मैनेजमेंट में, डिसऑर्डर्स की मैनेजमेंट में करते हैं, जो कि प्रॉब्लम जो पैथोफिजियोलॉजी थ्रू आउट द लाइफ चलती हैं. लेट से एक पेशेंट आया टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस का, उसको हाइपरग्लाइसीमिया था. हाइपरग्लाइसीमिया था, उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर 300 400 पे थी. ठीक है. अब हमने क्या किया है कि हमने उसको एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स के ऊपर स्टार्ट कर दिया. दो कोई ड्रग्स हमने स्टार्ट कर दी. अब हमने उसकी ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको गोल रखा कि ये जो कॉम्बिनेशन हमने पेशेंट को स्टार्ट किया है इसमें क्या होगा कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल किसमें, नॉर्मल रेंज में रहेगा. तो टारगेट कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजी हम किसकी मैनेजमेंट में, ज्यादातर जो लाइफ लॉन्ग चलने वाले डिसऑर्डर्स हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सो एंड सो, उनमें रखते हैं. और जो दूसरी होती है टारगेट इफेक्ट स्ट्रेटेजी, तो जो डिजीजेज है हमारे पास, कोई इन्फेक्शन है, इस तरह की चीजों की मैनेजमेंट में हम कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं, टारगेट इफेक्ट स्ट्रेटेजी. ठीक है. तो ये स्ट्रेटेजीज कब कौन से डिसऑर्डर में, कौन से डिजीज में अप्लाई करनी है, ये चीजें आपको पता होंगी तो फिर आप इन चीजों की एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं. ठीक. और
लास्ट पॉइंट ये है कि नो ड्रग प्रोड्यूसेस अ सिंगल इफेक्ट। वही वाली बात कि ड्रग्स दे आर नॉट फ्रूट्स, दे आर नॉट कैंडीज, दे आर केमिकल टॉक्सिन्स। सो आपने हमेशा ड्रग्स को एज क्या डील करना है, एज केमिकल्स दैट वी आर पुटिंग इनसाइड आवर बॉडी, एक्सोजीनियस केमिकल्स। और अगर उसके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज 20 हैं तो किसी पेशेंट में 15 प्रोड्यूस होंगे, किसी पेशेंट में 10 होंगे, किसी पेशेंट में 17-18 भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है जिसमें जीरो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या पूरे के पूरे 20 होंगे। सो इट इज ऑलवेज इन बिटवीन ऑल और नन। ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि कोई भी ड्रग सिंगल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती बॉडी के ऊपर। तो ये क्या है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग लाइन है कि ड्रग को आपने एज ड्रग डील करना है, डोंट डील इट एज कैंडी, एज समथिंग दैट इज normal. Okay, so these are chemicals that we are putting in the body, and pharmacists are responsible to know that how these chemicals are going to interact with the body and how our body is going to interact with these chemicals. Okay, clear? Any questions? Okay, so tomorrow I think we will be discussing drug interactions. Drug interactions are the most important ones. And tomorrow, inshallah, we'll discuss the drug interactions. And I'll see you all tomorrow. Until tomorrow, take care of yourselves and remember me in your prayers.